हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां आज हम लोग ईपीएफओ में पूछे गए हिस्ट्री के कुछ शानदार सवाल हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज जानते हैं आप लोग ईपीएफओ का पेपर हुआ है, उसमें हिस्ट्री के कुछ बहुत ही शानदार सवाल पूछे गए। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोतियों की किस्मों की कहाँ से उपलब्धता का वर्णन किया है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मतलब कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द अवेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ पर्ल्स फ्रॉम द, मतलब जो मोतियों के बारे में है ना, उसकी चर्चा की गई है। मतलब आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र को लिखा किसने है, तो कौटिल्य ने लिखा है। और किस टाइम का, ये मौर्यन पीरियड का है। तो उसने मोतियों के बारे में कहाँ का जिक्र किया है कि कहाँ पे मोतियाँ मिलती हैं। दोस्तों, इसमें सारे राज्य जो है ना बहुत ही एकदम पास पास के हैं। ठीक है, इसमें सही आंसर तक पहुंच पाना बहुत एक तरीके से टफ था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत टफ था, जो कि हिस्ट्री जिनका नहीं रहा होगा बैकग्राउंड, उनके लिए बहुत टफ रहा होगा ये क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो एक तरीके से है, ये एक बार और पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इसका जो एक तरीके से आंसर होगा सी, पांड्यराज की एक तरीके से तामिरबरनी रिवर। ठीक है ना, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसके बारे में जिक्र जो है ना, एक और बुक है हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है क्या, पेरिप्लस एंथ्रेसियन सी। पेरिप्लस के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें भी इसका चर्चा किया गया क्या, कि पांड्य राज अपने मोतियों के लिए बहुत फेमस है। उस बुक में भी जिक्र किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो किया ही किया गया है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका आंसर, मेरे हिसाब से क्या मतलब, इसका आंसर जो है सी ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक पहला क्वेश्चन जो था हिस्ट्री का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का। दूसरी बात है ये कि जो पूर्वी चालुक्य की राजधानी थी वेंगी। ठीक है ना, आपको पहले पता होना चाहिए क्या, पूर्वी चालुक्य की राजधानी क्या थी, वेंगी। ठीक है ना, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से पहचाना जाता है। ठीक है ना, जो वेंगी थी, जो एक तरीके से उसकी राजधानी, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ इसका। जो वेंगी कैपिटल था किसका, ईस्टर्न चालुक्य का। ठीक है, उसको किस प्लेस के मतलब किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। पेड़ावेगी, एरुम एरुम मयूर, ठीक है ना, सालिहुंडम और भट्टी पुरोलू। दोस्तों, ये बहुत टफ क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत टफ था। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, पहला आंसर इसका सही है, पेडावेगी। ठीक है ना, ये आज भी एग्जिस्ट करता है ये जगह। ठीक है ना, जो कि उत्तरी कह रहा हूँ, पूर्वी जो चालुक्य है ना, उनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दूसरा क्वेश्चन था, ये भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पूछा गया, बहुत टफ क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये, कि 1881 में, ठीक है ना, पास किया गया फर्स्ट जो कारखाना अधिनियम था, उसका संबंध किससे था। ठीक है, इंग्लिश में भी क्या है, कि फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास्ट 1881, वो उसका संबंध प्रेमरली किससे था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है, महिलाओं से संबंधित था, कारखाना में कामगारों की निर्वाह दशाएं जो होती है उससे संबंधित था, तीसरा बाल श्रम से संबंधित था, चौथा कपड़ा कामगार से संबंधित था। किससे संबंधित था ये। ठीक है, आपको इसके बारे में ना कुछ दोस्तों बेसिक बातें पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहली बात है ये कि कब आया, ये 1881 में आया। 1881 में आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, तो आपको पता होना चाहिए क्या, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उस टाइम का क्या था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसमें किसकी किसकी चर्चा की गई थी इस एक्ट में, दोस्तों याद रखना है, बाल श्रमिकों के बारे में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे हिस्ट्री का, इसको एकदम रट लीजिए, चार पांच बातें इसकी रटी होनी चाहिए आपके मुंह पे बिल्कुल ही। जैसे 1881 में क्या बताया मैंने, रिपन था, रिपन ने ये लाया था। ठीक है, दूसरी बात है क्या, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे लिबरल नेता थे, कौन, दादा भाई नेहरू जी, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने इसका विरोध किया था, आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। ठीक है ना, दूसरी बात है क्या, ये कितने साल तक के बच्चों को काम पे रोक लगाता है, तो दोस्तों 7 साल से कम बच्चे को, याद रखना, ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, कितने साल से, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को ये काम करने से मना कर देता है। कहता है 7 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ठीक है, और बच्चों के लिए कहा गया कि 9 घंटे से अधिक बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये बातें याद रखनी है। इसके साथ ही साथ आपको एक और बातें याद रखनी है, क्या, कि सेकंड जो कारखाना अधिनियम है, कौन सा, ये तो पहला था, सेकंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, सेकंड जो कारखाना अधिनियम है ठीक इसके 10 साल के बाद आया था। कितने साल के बाद दोस्तों, 1891 में। ये कितने में आया था, 1881 में आया था। वो कितने में आया था, ठीक 10 साल बाद 1891 में आया था। ठीक है, दोनों मतलब चार पांच जो बातें मैंने बताई दोस्तों, इसको रट लीजिए, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए इससे क्वेश्चन, और आते ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ उसके बारे में, 1891 के बारे में ना, इसमें जो प्रावधान किए गए थे ना, उसमें महिलाओं के बारे में किए गए थे। 1891 में विशेष करके महिलाओं से संबंधित प्रावधान है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो ये 1881 वाला था पहला, वो बालकों से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक
आज मतलब इस पेपर का मतलब ईपीएफओ का सबसे कहिए कि आसान सवाल कि आईएनए को फॉर्म कहाँ किया गया था? वेयर वाज़ आज़ाद हिंद फौज फॉर्म मतलब फॉर्म्ड? तो सिंगापुर में, टोक्यो में, बर्लिन में, रंगून में, ठीक है? आपको पता है रंगून में इसका सेकंड एक तरीके से हेडक्वार्टर था। ये आंसर इसका ये नहीं है रंगून, ठीक है ना? याद रखना है। एक्चुअल में इसका आंसर है सिंगापुर, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंगापुर में ही इसका गठन किया गया था और आपको पता है इसके बारे में बेसिक बात है क्या कि मलाया में कैप्टन मोहन सिंह थे। ये सब बातें आपको पता ही होगी। उनके मन का ये विचार था। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस पहुँचे, ठीक है? रास बिहारी बोस ने उनको ये पोस्ट दे दिया, ठीक? तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें ज़रूर याद रखें क्योंकि हर पेपर में आईएनए से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है और पूछा ही जाता रहेगा। जब तक सरकार ये रहेगी आईएनए से क्वेश्चन बनता ही रहेगा, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर होगा और आपको साइड बाय साइड ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए क्या कि रंगून इसका एक तरीके से दूसरा हेडक्वार्टर था, ठीक है? तीसरी बात आपको क्या याद होना चाहिए? शाहनवाज़ का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए इनमें। शाहनवाज़, शाहनवाज़ का नाम ज़रूर याद रखें। कहेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों जब ये आईएनए ने भारत पे एक तरीके से कहिए कि ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए जब जापानियों का साथ एक तरीके से कोलैबोरेशन किया था और जब वो इंडिया में आए थे ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, तो उस टाइम पे शाहनवाज़ उसको लीड कर रहे थे आईएनए की सेना को। तो आईएनए की सेना को लीड कौन कर रहा था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन? शाहनवाज़। याद रखना है। तो साइड बाय साइड क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है ना क्योंकि कंसेप्ट है ये। इसको आप जितना पढ़ते रहेंगे उतना हिस्ट्री आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों ये क्वेश्चन है एक तरीके से बटलर कमेटी से। क्या है ये कि कह रहा है ये कि लॉर्ड बिकरहेंड ने भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने के लिए किससे? याद रखना है जो भारत में रजवाड़े राजे रजवाड़े थे उस टाइम पे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपको पता है दो तरीके की पावर थी उस टाइम पे देश में। एक तरफ राजे रजवाड़े हुआ करते थे दूसरी तरफ सेंटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। उनके बीच रिलेशन की जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? बटलर कमेटी। क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बटलर कमेटी कब बनी थी, क्यों बनी थी? तो एक क्वेश्चन में ना बहुत कुछ दिया हुआ है आपके पेपर के लिए। क्या कब बनी थी? 1927 में। क्यों बनी थी? कि भारतीय रजवाड़े और ब्रिटिश सरकार के बीच रिलेशन के लिए, ठीक है? इसमें ये पूछा है कि उस समिति का सदस्य कौन नहीं था, ठीक है? इंग्लिश में भी देख लीजिए कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कमेटी। किस कमेटी का? जो बटलर कमेटी है, जो बिकरहेंड ने बनाया था, ठीक है? तो याद रखना आपको क्या कि उसका मेंबर कौन नहीं था। तो इसमें दोस्तों क्या है, ये भी मेंबर थे, हरकोट बटलर तो उसके हेड ही थे, तो वो तो होंगे ही होंगे। एससी पील भी थे उसके मेंबर, ठीक है? इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ये भी थे उनके मेंबर। तो बच के कौन? ए विल्सन, ये इसके मेंबर नहीं थे। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है? तो आपको इसके बारे में इतनी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ी ना कि ऐसा ऐसे क्वेश्चन अगले पेपर में आएगा। क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि भाई कब बना था बटलर कमेटी बताओ, या 4 कमेटी दे देंगे बोलेंगे सीक्वेंस में लगाने के लिए कि लगाओ पहले कौन सा आया था, ठीक है? तो ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें डेट 1927 का ईयर याद रख लेना है, ठीक है? क्या मकसद था बनाने का वो, और इसके मेंबर कौन-कौन थे अब बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अब फिर से इससे आएगा ही आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन ये है, क्या कि जो कौन-सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, कि व्हिच पेयर इज़ द एम्पायर इज़ नॉट करेक्ट मैच। मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये बातें की गई क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं आप, मध्यकाल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विजयनगर साम्राज्य, ठीक है? तो इसमें दोस्तों कुछ एक वंश के नाम दिए गए हैं, उसके सामने राजा के नाम दिए गए हैं, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि संगम डायनेस्टी क्या हरिहरा सेकंड है उससे रिलेटेड है या नहीं है? सालुब डायनेस्टी, तिम्मा, अरबिडू राजवंश, तिरुमल, तुलुब राजवंश, गुंडा। तो मतलब आपको ये देखना है कि क्या ये इससे सही सुमेलित है या नहीं है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है पहला, क्योंकि संगम जो राजवंश है उसकी स्थापना पता है हरिहर और बुक्का ने की थी, उसके बाद हरिहर सेकंड आ गया था राजा बनने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। सालुब राजवंश का संबंध तिम्मा से है, बिल्कुल ये बात भी सही है। अरबिडू राजवंश का संबंध तिरुमल से है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों, ये जो तुलुब राजवंश का संबंध गुंडा से है, ये बात गलत है। क्यों? गुंडा जो एक तरीके से कंसेप्ट है वो काकतीय वंश में दिखता है। काकतीय वंश में कहाँ पे दिखता है ये दोस्तों? काकतीय वंश में, ठीक है? तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पेपर में और पूछे जाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सब के वो एक बार अटेम्प्ट खुद से भी करना है और इसके बारे में कुछ नोट्स ज़रूर बना लेने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हिस्ट्री के ये, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों हिस्ट्री के कुछ इतने ही टॉपिक थे जो मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। तो हम लोग आगे अब कल पॉलिटी वाली सीरीज में मिलते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का, ठीक है? तो मिलते हैं कल दोस्तों।